सर्विक्स हम स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, सर्विक्स कंप्राइज करेगा नेक ऑफ द यूट्रस को। ठीक है, आपको ये यूट्रस शो किया गया है। दिस इज़ बॉडी ऑफ द यूट्रस। ठीक है, ये आपकी जो है ये नेक ऑफ द यूट्रस है जिसको हम कहेंगे सर्विक्स। अब हम आगे चलते हैं, बेसिकली देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ द सर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स के दो पार्ट्स होंगे, एंडोसर्विक्स एंड एक्सोसर्विक्स। ठीक है, एंडोसर्विक्स जो है आपकी उसको लाइन करेगी आपकी कोलमनार सेल्स। ठीक है, जबकि आपकी जो एक्सोसर्विक्स है उसको लाइन करेंगे स्क्वेमस सेल्स। ठीक है, ये जो जंक्शन है विच इज़ स्क्वेमो कोलमनार जंक्शन, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन जोन कहेंगे, जिसको बेसिकली इन्फेक्ट करता है आपका ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो कि आगे जाके सर्वाइकल कार्सिनोमा कॉज करता है। अब हम देखते हैं सर्विसाइटिस। सर्विसाइटिस नाम से पता लग जा रहा है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द सर्विक्स को कहेंगे। ठीक है, ये एसोसिएटेड विद द पुरलेंट वेजाइनल डिस्चार्जेस के अंदर होगा। सर्विसाइटिस आपके पास जो है बेसिकली दो तरह का होता है, इन्फेक्शियस भी हो सकता है और नॉन इन्फेक्शियस भी हो सकता है आपके पास, और इन्फेक्शियस भी हो सकता है। नॉन इन्फेक्शियस किस वजह से होता है? रेडिएशंस की वजह से, केमिकल इरिटेशन की वजह से, सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन की वजह से। इन्फेक्शियस जो है क्लेमाइडिया कॉज कर सकता है, मोस्ट कॉमन कॉज इसका क्लेमाइडिया है। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2 जो है वो कॉज कर सकता है, नाइजीरिया गोनोरिया कॉज कर सकता है, ट्रैकोमोनास वाजिनालिस जो है वो कॉज कर सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं बेसिकली नियोप्लेजिया ऑफ द सर्विक्स पे। मोस्ट ऑफ द ट्यूमर्स जो हैं वो एपिथेलियल ओरिजिन के होंगे और इनको ऑन्कोजेनिक स्ट्रेन्स ऑफ द ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है वो कॉज करेंगे। ठीक है, इसकी ट्रोपिज्म होती है, यानी कि इसकी नेचुरल एबिलिटी होती है कि ये इन्फेक्ट करता है इमेच्योर जो स्क्वेमस सेल्स होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जोन के, उनको। जैसे कि हम नीचे डायग्राम में देख सकते हैं, ये एट बर्थ जो है जो आपका स्क्वेमो कोलमनार जंक्शन है, ठीक है, वो एंडोसर्विक्स आप देख सकते हैं वो यहाँ पे है। ठीक है, ये आपका एंडोसर्विक्स है, दिस इज़ योर एक्सोसर्विक्स। ठीक है, ये जो आपका एंडोसर्विक्स है यहाँ पे आपके कोलमनार सेल्स ने लाइन किया हुआ है, जो आपके एक्सोसर्विक्स है यहाँ पे स्क्वेमस सेल्स ने लाइन किया हुआ है, और यहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन जोन जो है वो बन रहा है। ठीक है, लेकिन जो आपके यंग एडल्ट्स हैं, ठीक है, उनमें ये होगा कि जो आपका जो कोलमनार सेल्स हैं, ठीक है, वो एवर्टेड हो जाएंगे। ठीक है, और जो मेटाप्लेजिया की साइट होगी, जो ट्रांसफॉर्मेशन जोन होगी वो यहाँ पे आ जाएगी जहाँ पे मेटाप्लेजिया होगा, और जो आपके कोलमनार सेल्स हैं वो कन्वर्ट होंगे आपके स्क्वेमस सेल्स में। ठीक है, ये जो मेटाप्लेजिया होता है, मेटाप्लेजिया के अंदर जो आपके कार्सिनोमा का रिस्क है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, जो आपका ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है वो बेसिकली इन्फेक्ट करेगा जो आपके इमेच्योर स्क्वेमस सेल्स हैं उनको। ठीक है, जब वो इमेच्योर स्क्वेमस सेल्स को इन्फेक्ट करेगा तो ये डीएनए वायरस है। ठीक है, डीएनए कंटेनिंग वायरस है। ठीक है, यूज़ करेगा ये होस्ट के जो डीएनए पॉलीमरेज है उसको रेप्लिकेट करेगा, अपनी कॉपीज़ प्रोड्यूस करेगा, अपने डीएनए को रेप्लिकेट करेगा, और बाद में ये जो वायरॉन्स होंगे ये बेसिकली शेड करेंगे जो आपका म्यूकोसा है स्क्वेमस सेल्स का वहाँ से। ठीक है, लेकिन ये जो मेच्योर स्क्वेमस सेल्स है उनमें से ना तो ये एस्केप पे कर सकता है उनमें से, ठीक है, और ना ही वहाँ जाकर रेप्लिकेट कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर सीजेशन हो जाती है ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, वो अरेस्ट हो जाते हैं आपके जीवन फेज़ के अंदर, और वहाँ के ऊपर जो है इस वजह से जो उनका डीएनए पॉलीमरेज है उसको ये यूज़ नहीं कर पाएंगे और उनके अंदर ये रेप्लिकेट नहीं हो सकते। अब ये जो आपके पास सेल्स हैं स्क्वेमो कोलमनार जो इमेच्योर स्क्वेमस सेल्स हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं नीचे लिखा हुआ है कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है इन्फेक्ट करेगा इमेच्योर स्क्वेमस सेल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जोन को, होस्ट का डीएनए पॉलीमरेज यूज़ करेगा, रेप्लिकेट करेगा, अपनी जीनोम को प्रोड्यूस करेगा, वायरॉन्स जो कि शेड करेंगे सरफेस ऑफ द म्यूकोसा से। ठीक है, अब ये जो आपके पास ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है, E6 और E7 ऑन्कोप्रोटीन्स यूज़ करता है। जो हाई रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरस हैं वो प्रोड्यूस करेंगे इनको और इनहिबिट कर देंगे आपकी ट्यूमर सप्रेसर जीन P53 और RB जीन को, जिसकी वजह से सेल की प्रोलिफरेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जो आपके इमेच्योर स्क्वेमस सेल्स हैं उनकी प्रोलिफरेशन इंक्रीज़ हो जाएगी और सप्रेशन हो जाएगी डीएनए डैमेज इंड्यूस एपोप्टोसिस की, यानी कि वो सेल्स जिनका डीएनए डैमेज था, जिनकी एपोप्टोसिस हो जानी थी, ठीक है, उसको सप्रेस कर देगा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की E6 और E7 जीन, क्योंकि ये इनहिबिट कर देंगी आपकी ट्यूमर सप्रेसर जीन को P53 एंड RB जीन को। ठीक है जी, इस तरह से ये स्प्रेड करेगा। एक और फैक्टर जो कि कंट्रीब्यूट करेगा मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस में वो फिजिकल स्टेट ऑफ द वायरस है। जैसे ही वायरस ने इंटीग्रेट किया, ठीक है, तो इंक्रीज़ कर दी उसने एक्सप्रेशन E6 और E7 की, जिसकी वजह से जो सेल प्रोलिफरेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी। और ये जो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ये इंटीग्रेट करता है जो होस्ट सेल की ऑन्कोजीन्स होती है उनके करीब जाके, जैसे कि MYC जीन होगी, ठीक है,
जो कि ऑन्कोजीन है, ठीक है, इसकी ओवर एक्सप्रेशन कॉज कर देगा, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है उसकी मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। आगे हम बेसिकली रिस्क फैक्टर्स देख लेते हैं, ठीक है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के जो रिस्क फैक्टर्स के अंदर जो फर्स्ट इंटरकोर्स है उसके अंदर अर्ली एज एट फर्स्ट इंटरकोर्स आ गया, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स आ गए, जो आपका मेल पार्टनर है उसके मल्टीपल प्रीवियस अगर सेक्सुअल पार्टनर्स रहे हो वो आ जाएगा इसके अंदर। परसिस्टेंट इन्फेक्शन बाय द हाई रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है वो भी बेसिकली जो है रिस्क फैक्टर के तौर पे एक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं आपके ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के वेरिएंट्स, जिसके अंदर लो रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के वेरिएंट्स भी होते हैं, जिसमें टाइप 6 एंड 11 आ जाती है, जो कि कॉन्डाइलोमास कॉज करेंगे, सर्वाइकल कार्सिनोमा तक की प्रोग्रेस नहीं कर पाते, ठीक है। हाई रिस्क जबकि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होते हैं टाइप 6, 10, 18, 31 एंड 33, ये आगे जाके प्रोग्रेस करते हैं सर्वाइकल कार्सिनोमा तक जो है वो कॉज करते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो इसके अंदर है वो टाइप 16 आपके पास सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। टाइप 16 जो है बेसिकली 60% ऑफ द सर्वाइकल कार्सिनोमाज आपकी टाइप 16 कॉज करती है, ठीक है। नीचे हम देख लेते हैं जो आपकी किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से अगर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का एक्सपोजर हो गया, वैसे तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का जो इन्फेक्शन है वो इरेडिकेट कर देता है आपका होस्ट इम्यून सिस्टम कुछ टाइम में, ठीक है। लेकिन अगर एक पर्सन है जो कि जिसकी इम्यूनिटी वीक है या जेनेटिक वल्नरेबिलिटी है तो फिर क्या होगा, अगर तो उसको टाइप 6 या 11 जो कि लो रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है उन्होंने इन्फेक्ट किया तो वो कॉज करेगा कॉन्डाइलोमास, ठीक है। लेकिन अगर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस हाई रिस्क जो है 16 और 18 टाइप ने या 31, 33 ने इन्फेक्ट किया है तो वो क्या करेगा, स्क्वेमस इंट्राएपिथेलियल लीजन कॉज करेगा, और परसिस्टेंट इन्फेक्शन की वजह से हाई ग्रेड स्क्वेमस इंट्राएपिथेलियल लीजन हो जाएगी, जो कि फर्दर प्रोसीड करेगी इन्वेजिव कार्सिनोमा में और उसका आगे प्रोग्रेस कर जाएगी, उसका मेटास्टेसिस आगे कॉज हो जाएगा, ठीक है। ये हमने देख लिया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है वो अकेला जो है न्यूप्लास्टिक प्रोसेस जो है वो नहीं करवा सकता, दूसरे फैक्टर्स जो हैं वो भी रोल प्ले करते हैं, यानी कि अगर वीकेंड इम्यूनिटी है एक पर्सन की तो वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, हार्मोनल इम्बैलेंस है, किसी दूसरे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एजेंट के साथ को इन्फेक्शन हो जाता है, सिगरेट स्मोकिंग जो है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। अब हम चलते हैं बेसिकली आपके स्क्वेमस इंट्राएपिथेलियल लीजन के अंदर। ये बेसिकली प्री कैंसरियस एपिथेलियल चेंज होता है, इसको करेक्टराइज किया जाता है, क्वाइलोसिटिक चेंज आ जाएगा, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि रिंकल्ड न्यूक्लियस होगा, ठीक है, और जो पेरीन्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक वेक्यूलाइजेशन हेलोस फॉर्मेशन हो जाएगी, डिसऑर्डर्ड सेलुलर म्यूटेशन हो जाएगी, न्यूक्लियर एटिपिया हो जाएगा, माइटोटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी सर्वाइकल एपिथेलियम में, ठीक है। अब हम बेसिकली इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासीफाई हम इसको किस तरह से करते हैं, स्क्वेमस इंट्रा एपिथेलियल लीजन जिसको हम सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया भी कहते हैं, ठीक है। हम इसके अंदर क्या होगा, जो सिन 1 है, ठीक है, जो कि लो ग्रेड आपके पास स्क्वेमस इंट्रा एपिथेलियल लीजन है, इसके अंदर माइल्ड डिस्प्लेजिया होगा। माइल्ड डिस्प्लेजिया होगा यानी कि एबनॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेल को हम डिस्प्लेजिया कहते हैं, माइल्ड डिस्प्लेजिया होगा, ठीक है। जबकि सिन 2 जो आपका है जो कि हाई ग्रेड स्क्वेमस इंट्रा एपिथेलियल लीजन है, इसमें मॉडरेट डिस्प्लेजिया होगा। मॉडरेट डिस्प्लेजिया के अंदर बेसिकली क्या होगा कि वेरिएशन आएगी सेल और न्यूक्लियस साइज के अंदर, हेट्रोजेनेसिटी आ जाएगी न्यूक्लियर क्रोमेटिन के अंदर और प्रेजेंस होगी माइटोसिस की, ठीक है। उसके बाद हम बेसिकली देख लेते हैं सिन 3। सिन 3 के अंदर सीवियर डिस्प्लेजिया हो जाता है, सीवियर डिस्प्लेजिया हो जाता है, ग्रेटर वेरिएशन आ जाती है सेलुलर न्यूक्लियर साइज के अंदर, क्रोमेटिन हेट्रोजेनेसिटी आ जाएगी, डिसऑर्डरली ओरिएंटेशन हो जाएगी सेल्स की, ठीक है, एबनॉर्मल माइटोसिस होगा। इसको भी हाई ग्रेड जो है सेल कहते हैं, यानी कि स्क्वेमस इंट्रा एपिथेलियल लीजन, ठीक है। जबकि जब अगर ये फर्दर प्रोग्रेस कर जाता है, परसिस्टेंट रहता है, तो कार्सिनोमा इन सीटू कॉज कर देगा, जिसमें सेल्स की टोटल लॉस ऑफ मैचुरेशन हो जाएगी, डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट लॉस हो जाएगी, डिफ्यूज एटिपिया हो जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ साथ हम नेक्स्ट में एक और टेबल है वो आपको शो कराते हैं, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका सर्विक्स का नॉर्मल एपिथेलियम है, ठीक है। सिन 1 हुआ तो माइल्ड डिस्प्लेजिया हो जाएगा, और माइल्ड डिस्प्लेजिया के साथ साथ आप सुपरफिशियल लेयर में देख सकते हैं क्वाइलोसिटिक चेंज आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको विजिबल है, ठीक है। और उसके साथ साथ माइल्ड जो आपका डिस्प्लेजिया वो इन्वॉल्व करेगा आपकी जो 1/3 ऑफ द लेस देन ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ दी जो स्क्वेमस एपिथेलियम है उसको। सिन 2 जो कि माइल्ड डिस्प्लेजिया, इसमें क्वाइलोसिटिक चेंजेस जो हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेजिया जो है वो इन्वॉल्व कर देगा ऑलमोस्ट जो है 2/3 ऑफ द एपिथेलियल सेल्स को, ठीक है। सिन 3 के अंदर
सीवियर डिस्प्लेजिया आप देख सकते हैं, इसके अंदर कॉलिसिटिक चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन आपका डिस्प्लेजिया जो है वो इंतहाई सीवियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि वेरिएशन आ गई है, सेलोनिक साइज में क्रोमेटिन हेटेरोजेनेसिटी हो चुकी है, डिसऑर्डरली ओरिएंटेशन है, एबनॉर्मल माइटोसिस होगी इनकी, ठीक है। ये सारा कुछ जो है सीवियर डिस्प्लेजिया के अंदर आपको शो किया गया है, लेकिन ये तकरीबन एंटायर थिकनेस ऑफ द एपिथेलियल सेल्स को इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है। जबकि सिन 3 के अंदर अगर कार्सिनोमा इन सीटू हो जाता है तो आप देख सकते हैं कि टोटल लॉस ऑफ मैच्योरेशन हो गया है सेल्स का, ठीक है, कंप्लीट लॉस ऑफ डिफ्रेंसिएशन हो गया, डिफ्यूज एटीपिया हो गया, ठीक है। अगर ये फर्दर प्रोग्रेस कर जाता है इन्वेजिव कार्सिनोमा के अंदर तो फिर ये इन्वेड कर जाएगा आपके जो पैरासर्वाइकल सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं वहाँ तक, आपके यूरिनरी ब्लैडर, रेक्टम तक जो है ये प्रोग्रेस कर जाएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि हम इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। डायग्नोसिस हम इसका किस तरह से कर सकते हैं, डायग्नोसिस हम इसका करेंगे पेप्समियर टेस्ट के ज़रिए, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। किस तरह से हमने इसको परफॉर्म करना है कि आप सेल्स को बेसिकली स्क्रैप करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जोन जो होता है सर्विक्स का वहाँ से, और एग्जामिन करेंगे माइक्रोस्कोपिकली, ठीक है। ये बेसिकली स्क्रीनिंग टेस्ट है। अगर एबनॉर्मल पेप्समियर टेस्ट आता है तो उसकी कंफर्मेशन के लिए हम कॉल्पोस्कोपी करेंगे, बायोप्सिस करेंगे। कॉल्पोस्कोपी में हम कॉल्पोस्कोप करते हैं, यूज़ करते हैं, और विजुअल एग्जामिनेशन करेंगे हम आपके सर्विक्स का, वेजाइना का, वल्वा का, ठीक है। और बायोप्सी के ज़रिए भी हम इसको कंफर्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं वैक्सीनेशन जो है उसको वैक्सीन प्रोवाइड की गई है। क्वाड्रिवेलेंट जो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है, जिसकी वजह से इसकी जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई है जेनिटल वार्ट्स की, ठीक है, और आपके सर्वाइकल कैंसर्स की। क्वाड्रिवेलेंट है, इसके अंदर बेसिकली टाइप्स जो इंक्लूड करते हैं वो 6, 11, 16 एंड 18 हैं, ठीक है। अब इसकी ट्रीटमेंट की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट में हम देख लेंगे अगर तो परसिस्टेंट लो ग्रेड स्क्वेमस इंट्राएपिथेलियल लीजन है या हाई ग्रेड स्क्वेमस इंट्राएपिथेलियल लीजन्स हैं तो उनके हम सर्जिकल एक्सीजन कर देते हैं, कोन बायोप्सी कर देते हैं कि जो नॉर्मल टिश्यू है उसको हम सर्विक्स में से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट जो है सर्वाइकल कार्सिनोमा जो है उसको हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं।